बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री गोविंद किशोर जी, भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री गंगा कुमार जी, पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एन.पी. यादव जी, नालंदा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर गीता सिंह जी, DMCH के अधीक्षक श्री डॉक्टर अमरकांत झा जी, NMCH के अधीक्षक डॉक्टर सुकुमारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरीय चिकित्सकगण, अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सचिव, आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। हम लोगों ने पिछले वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी प्रगति की। जब पहली बार हमारी सरकार बनी तो एक सर्वेक्षण कराया गया था कि औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में कितने मरीज इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो 2006 के फरवरी महीने में इस प्रकार का सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि औसतन एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 मरीज जाते हैं। कहने का मतलब औसतन हर दिन में एक मरीज या कभी कभी भूले भटके 2 मरीज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चले जाते हैं। तो वहां से हम लोगों ने शुरुआत की और इसके लिए एक निर्णय लिया गया कि हमारे पास जितने चिकित्सक हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, अन्य कर्मी हमारे पास जो उपलब्ध हैं, हम सबसे पहले ध्यान दें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर, जिला अस्पतालों पर, अनुमंडलीय अस्पतालों पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, और इन सभी जगहों पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराएं और उसी के अनुरूप कार्य हुए। और फिर हम लोगों ने एक कमी महसूस की दवा की। हम लोगों को ये लगा कि अगर दवाएं हम उपलब्ध कराते मरीजों के लिए, खास करके जो दवाएं सबसे अधिक दी जाती हैं, तो हम लोगों ने मुफ्त दवा देने की भी शुरुआत की और जेनरिक मेडिसिन। इसकी जब शुरुआत की, और मुझे अच्छी तरह याद है इसको 2006 के जुलाई में या अगस्त में, अगस्त के पहले ही सप्ताह तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को लॉन्च कराया और फिर इसके बाद हम लोगों ने एक सर्वेक्षण और कराया और इसका प्रचार प्रसार किया। हमने सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो प्रमुख चिकित्सक हैं उनको एक मोबाइल की सुविधा दी जाए, तो हमने कहा मोबाइल फोन का तो नाम ही मोबाइल है, तो मोबाइल रहता है, ये कहाँ है ये तो पता चलेगा नहीं। पता तो चल सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। ये मोबाइल का टावर लोकेशन क्या है, तो हमने कहा कि मोबाइल फोन के जरिए लैंडलाइन दिया जाए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य, और लैंडलाइन जब हम 24/7 की बात कर रहे हैं सेवाओं के मामले में, तो लैंडलाइन अगर काम करता रहेगा तो कोई तो पिकअप करेगा फोन, तो ये पता चलेगा कि अस्पताल में कौन लोग हैं। तो यही किया गया और बहुत दिनों तक चला। बाद में मुझे अफसोस है कि इस पर लोगों ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया और सारे के सारे अधिकांशतः लैंडलाइन इनऑपरेटिव हो गए क्योंकि वो किसी को सूट नहीं करता। उन दिनों हमने सिलसिला शुरू कराया था कि मेरे कार्यालय से, सचिव वगैरह के, प्रधान सचिव के कार्यालय से तो होता ही, मेरे ऑफिस से भी नियमतः
प्रतिदिन 5-10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फोन किया जाता है। और फिर हमने उन दिनों लोगों के फोन का डेटाबेस इकट्ठा किया और उसके आधार पर यूं ही फोन लगाया जाता था। किसी भी गांव में लोग पिकअप करते थे और उनसे पूछा जाता था। तो काफी अच्छे ढंग से चला है। हमने फिर दीपक जी जब आए हैं तो हमने इनको कहा कि वो व्यवस्था तो लागू करें, क्योंकि वो अपने आप में इतनी अच्छी और सुगम व्यवस्था थी कि पता चलता तो समय पर बिल जमा नहीं हुआ होगा, किसी को दिलचस्पी नहीं है, कौन चाहता है कि लैंडलाइन में पिकअप करें। तो खैर अब उसको भी ठीक किया जाएगा। एक चीज जो पुरानी चीज थी, जो बहुत ही सोच समझ करके चालू की गई थी, उसमें बीच के वर्षों में ध्यान नहीं रहा लोग, तो खैर उसको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन वहां से हम लोगों ने शुरुआत की। फिर हम लोगों ने महसूस किया जब ये चीजें, जब हम जिक्र कर रहे थे आपको कि ये सारी प्रणाली जब सामने आ गई, उसको लागू कर दिया गया, तो फिर एक सर्वे और कराया गया। हमने कहा कि एक सर्वेक्षण और कराएंगे। तो साल भर के अंदर दूसरे सर्वेक्षण में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 2 से 2,500 लोग रहे। कहाँ 39 थे एक महीने में, वो बढ़ करके 2 से 2,500 हो गए। मतलब औसतन 70, 80, 100 मरीज जाने लगे और ये सिलसिला बढ़ता गया। और आज तो स्थिति है कि अब औसत जो आंकड़ा है वो 8,000 है। अब इतने लोग अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सरकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर निर्भर और लोग वहां जाने लगे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती, तो ये हमने महसूस किया और ये हम चाह रहे थे कि ये नेक्स्ट फेज हम लोगों को और क्या क्या करना है। कुछ काम होते रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक संगठित रूप में और व्यवस्थित रूप में दूसरे चरण की शुरुआत नहीं। और हमने बीच में जो दवाओं की खरीद का मसला था, या जो इतने बड़े पैमाने पर अस्पतालों का निर्माण करना है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, और फिर ये हमेशा एक समस्या रही जो बार बार मेरे समक्ष ये लोग प्रस्तुत करते थे दवाओं को लेकर। और फिर हमारे सामने इन लोगों ने प्रस्ताव लाया और इक्विपमेंट को लेकर, जो मेडिकल उपकरण जो आप प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि आप चाहे जैसी भी परचेज कमेटी बना दीजिए, डॉक्टर लोग अवॉइड करते थे। उनको लगता था कि साहब हम एक चीज को खरीद करेंगे, कोई दरखास्त दे देगा, विजिलेंस की जांच होगी, फिर नाहक हम फंसे। तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो प्रोक्योरमेंट टलता और प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। शायद IGIMS में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसको लेकर के बहुत लोग छोड़ दिए IGIMS को। जो कुछ भी हुआ वो बीते दौर की बात है। हम लोगों के लाख विश्वास दिलाने पर भी ये काम चिकित्सक गण करने से कतराते रहे। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। तो हमने कहा ये जिद करने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास एक प्रस्ताव लाए, साहब तमिलनाडु में ये बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, वो इक्विपमेंट प्रोक्योर करता है, हम उसी के माध्यम से क्यों नहीं। जब मेरे सामने लोगों ने प्रस्ताव आया तो हमने कहा जरा बताइए, ये दूसरे राज्य सरकार के कॉर्पोरेशन के माध्यम से आप प्रोक्योरमेंट करेंगे, आप अपना कॉर्पोरेशन क्यों नहीं बनाते। और हमने कहा कि सिर्फ इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं, बल्कि इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट, दवा का प्रोक्योरमेंट और वितरण, यानी अस्पतालों तक पहुंचाने। बाकी तो अस्पतालों से मिले ये दवाएं मरीजों को, वो तो डॉक्टर देंगे, उनके आदेश पर, उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो दवा वो लिखेंगे वो दवा वहां से मिलेगी। तो दवा की खरीद के लिए और उसको अस्पतालों तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, और जितने भी मेडिकल उपकरण की आवश्यकता है, हम लोग ने पैसा अनेक मेडिकल कॉलेजेस में सैंक्शन किया। हम एक दिन PMCH गए, कोई मुझको तकलीफ नहीं थी, लेकिन यूं ही सुबह सुबह हम पहुंच गए, आज से 3-4 साल पहले। और हमने कहा कि भाई हमारा एक्सरे कर दो, घुटने में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा। तो हम जब वहां पर गए उनके एक्सरे प्लांट में, तो हमको वो जो लिटाने वाला जो टेबल है उसके ऊपर खड़ा किया गया, और जबकि आसानी से बेहतर
और वो डिजिटल भी नहीं था। तो हम वहां पर बैठे डॉक्टर लोगों के साथ, हमने कहा भाई इस तरह का क्यों हो रहा है? आप लोगों के पास ये पीएमसीएच है जिस पर इतना भरोसा है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो पीएमसीएच का नाम देश भर में था, कई दूसरे राज्यों से लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आए। अब एक एक्सरे मशीन नहीं, एक्सरे मशीन वो 25 साल पुरानी एक्सरे उस समय जो हमको बताएंगे, तो मुझको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पैसा देने से भी कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंपनियों का भी आपस में काफी आपाधापी होती है। अगर एक कमेटी इसको प्रोक्योर करेगी, दूसरी कंपनी वाला कोई एक दरखास्त जनरेट करा देगा, ये आसान काम है जनरेट कराना, और उसके बाद उस पर जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लोग इसमें उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझको लगा कि भाई सब कार्यों को करने के लिए एक स्वतंत्र हमें संगठन बनाना, एक बॉडी बनानी पड़ेगी, और ये इसी कारण से इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन हमने ये कहा कि भाई सिर्फ मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट नहीं और उपकरणों का प्रोक्योरमेंट ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके कई बिल्डिंग्स बनने हैं। अब हम देखते थे कि पीडब्ल्यूडी में भवन निर्माण विभाग में पड़ा हुआ है, बिल्डिंग्स इनकी बन नहीं रही है, फिर कॉस्ट एस्केलेट कर जाता है, दाम बढ़ जाता है, फिर से कॉस्ट रिवाइज होता है, और फिर वो फेंका फेंकी चलता रहता है। विभाग कहता है कि हमने तो बिल्डिंग को दे दिया पैसा, बिल्डिंग कहता है हमको जमीन कहाँ मिली। तो कुल मिलाकर के इसमें नुकसान अंततोगत्वा लोगों का होता है, और सरकार जो चाहती है वो काम नहीं कराती। इसलिए हमने कहा कि आपके आप मेडिकल कॉलेज में कई जगह पर जाते हैं, हमने देखा काफी सब डिविजनल अस्पताल बहुत अच्छे बने, लेकिन घुमा फिरा करके जब हम उसको देखते थे तो हमने देखा कि भाई ये जो इसमें खिड़कियां आप लगाते हैं, ये खिड़कियां ठीक नहीं लगा। अब ये पता ही नहीं अपने राज्य में है कि हॉस्पिटल में किस ढंग के खिड़की दरवाजे लगने चाहिए, आम मकानों में किस ढंग के लगने चाहिए, अन्य सरकारी कार्यालयों में किस ढंग के लगने चाहिए। तो अब तो हॉस्पिटल बनाने वाली कई एजेंसी, निर्माण एजेंसी आ गई है देश में। हॉस्पिटल किस तरह का होना चाहिए आज के मुताबिक, उस तरह से बिल्डिंग्स बन गई। तो हमने कहा ये कॉरपोरेशन बनाइए जो आधुनिक मानकों के अनुरूप अस्पताल के भवनों का निर्माण कर सके। तो तीनों कामों के लिए, अस्पताल बनाने के लिए और आपके जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनको बनाने के लिए, मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए और दवाओं की खरीद के लिए कॉरपोरेशन बना। तब मुझे खुशी हो रही है कि इतने दिनों के बाद इतना उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, न जाने कितना टोकारा दिया हो, कितनी बार हम टोक से स्वास्थ्य विभाग के कोई मिल गया, भाई ये काम कब शुरू कीजिएगा, ये काम कब शुरू कीजिएगा। तो अंततोगत्वा खैर मुझे खुशी है कि 3 जगहों पर ये जो मेडिसिन प्रोक्योर करेंगे उसको रखने का और वहां से उसके पोषक क्षेत्रों में उन दवाओं को पहुंचाने की व्यवस्था लागू हुई। कई बार ये देखा गया था कि दिया गया था कि साहब रेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, सोर्स बता दिया गया कि यहाँ से खरीदिए, सिविल सर्जन को इंडेंट करना है। कई बार ये देखा गया है वो इंडेंट नहीं करते। अब दवाओं की कमी हो गई, दवाएं मिल नहीं रही है तो बाजार से खरीद होगी, तो एक नेक्सस और एक वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। अब कितने लोगों को आपको कार्रवाई करते रहिए, कुल मिलाकर के हम लोगों के लाख चाहने पर भी, और जब एक बार कोई बात आ जाती है कि मेडिसिन अब मुफ्त में मिलने लगा है अस्पतालों में, तो स्वाभाविक है लोग पिछले समय से नहीं तुलना करेंगे। जब अब मेडिसिन मुफ्त में मिलने लगा तो अब मेडिसिन मिलता है या नहीं मिलता है इसको देखेंगे लोग। मेडिसिन मिल नहीं रहा, अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, पूछताछ करते हैं कि भाई क्या हुआ, तो पता चला कि साहब इंडेंट ही नहीं किए। इंडेंट नहीं किए तो ये तो ठीक बात नहीं। फिर प्रधान सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसमें भी देखा गया कि कुछ लोगों को लाख कहने के बाद भी इंडेंट नहीं कर रहे। तो कई लोगों के हाथ में ये मामला था, इसके चलते समय दवाओं की खरीद नहीं। इस कॉर्पोरेशन को बनना था, मुझे खुशी है कि अब कार्यरत हो रहा है और 3 स्थानों पर, एक जगह ये फतवा कनेक्ट नहीं कर पाए,
उसको 2 जगहों पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में जो स्थापित किया गया उसको देख लिया। अब मेडिसिन खरीद करके रखे जाएंगे, वहां से सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाएगा। जिन दवाओं को ठंडे में रखना है, फ्रिज में रखना है, उसका भी इंतजाम लोगों ने किया है, स्टिकिंग का ठीक इंतजाम किया है। और अब ऐसा होने से मैं समझता हूँ दवाओं की आपूर्ति में पहले से सुधार जरूर है। इसी तरह से इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट का भी काम आपको तेजी से करना और सभी मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट मिलने चाहिए, जिला अस्पताल में। और अभी जो दूसरे हम विकास का जो दूसरे चरण के विकास के कार्यक्रमों की स्वास्थ्य सेवाओं में कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी प्रधान सचिव ने बताया। तो हर स्तर पर उन चीजों को करना है। तो एक तो उस पर हम आएंगे बाद में दूसरे चरण के सुधार के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ आज कई जगहों पर काम शुरू हुआ है। जो अभी भी इन्होंने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमित करने का कार्यक्रम है और उसमें जो भवन बनेंगे या उनका विस्तार होगा, तो ये काम इन्होंने भवन निर्माण विभाग के निगम को दिया है और उनके द्वारा काम किया जा रहा है, उसको भी इसके साथ जोड़ा गया। और फिर ये जो चिकित्सा सेवाएं तथा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड है स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, इसके माध्यम से 10 जीएनएम स्कूल, 10 एएनएम स्कूल, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय में कुछ निर्माण कार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में निर्माण कार्य, ये सब काम इनके माध्यम से होगा। और भी बड़े बड़े काम इस निगम के माध्यम से होने हैं। अब ये जिसको कहिए कि अब टेक ऑफ के स्टेज में, अब ये शायद आगे अब कार्यरूप होगा। मैं प्रधान सचिव से कहूँगा कि इसमें इक्विपमेंट की खरीद बहुत मायने रखती है और उसका करना होगा। फिर उन्होंने, मुझे खुशी है कि आज के इस अवसर पर जो आगे जो काम करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में हमने घोषणा की है। 8 साल पूरा होने के बाद जब हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे 25 तारीख को, 25 नवंबर को, तब हमने कुछ चीज़ों का ऐलान किया है। उसके अलावा हम टीपी कॉलेज के फंक्शन में गए थे, वहाँ भी कुछ चीज़ों की चर्चा हमने की थी। और सब चीज़ों को मिला करके और जिन चीज़ों के बारे में निर्णय नहीं हो पाया था या जिसकी घोषणा नहीं हो पाई थी, उसके बारे में आज इन्होंने घोषणा की है। अगर इन कार्यक्रमों को लागू किया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी आएगी। अब 534 प्रखंड में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब 24 घंटे काम करेंगे और प्रत्येक जिले के 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सेवा प्रारंभ होगी। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन अगले 6 माह में अधिस्थापित किए जाएंगे और 36 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन यानी एक कभी हाल की घटना है, एक पुलिस पदाधिकारी इंजर्ड हो गए, मधेपुरा के एसपी अब वो बेतिया में चले गए। हमने उसके बारे में जानकारी ली, हमने कहा कि भाई तुरंत इनका सीटी स्कैन कराइए। पता चला कि सहरसा में एक प्राइवेट सेक्टर में है, वो भी काम नहीं कर पा रहा है, इन दिनों वो बंद पड़ा हुआ है। तो इसके लिए उनको वहां से बाहर जाना, अभी आए दिन होता है मरीजों के साथ, कोई सुविधा नहीं है। तो जिला अस्पतालों में अगर सीटी स्कैन की भी सुविधा नहीं रहेगी और आज के युग में आप जैसे चिकित्सा कर रहे हैं और अब जो चिकित्सा है वो बहुत कुछ जो आप इस तरह के जांच है उसके बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनके लिए आगे क्या ट्रीटमेंट करना। अब पुराने ढंग का इलाज तो रहा नहीं कि मरीज की हालत को देख करके और डॉक्टर साहब अपने अनुभव के आधार पर इलाज करते थे। अब तो एक एक चीज का जुड़ गया है कि साहब हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की सुविधाएं रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में बहुत अनिवार्य हो गई है। तो 36 जिलों में सीटी स्कैन और डायलिसिस की सुविधा आए दिन। अब किडनी, पहले किडनी की बीमारी होती थी पता नहीं चलता था, लोग काल कवलित हो जाते थे, आजकल उसकी बीमारी का पता चलता है। पहले हार्ट अटैक कोई कौन जानता था कि हार्ट का बीमारी, कुछ नहीं, चले गए ना, कोई उसके आगे कोई सोचता नहीं था। खटिया पर लात लूट करके ले गए
और पता चला कि साहब अभी रहे ही नहीं, क्या हो गया, अचानक चले गए। अब तो बीमारियों के बारे में लोग जानने लगे और उसका इलाज भी हो रहा। तो अब ऐसी सुविधाएं हमको ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर उपलब्ध करानी होगी। पिछले डायलिसिस की सुविधा भी 6 महीने में शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर जिले में डायलिसिस की सुविधा मरीजों को मिल जाए तो कितने लोगों को ज्यादा दिनों तक बचाया जा सकता है और कितने खर्च में कमी आए। आज जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है ऐसे कामों की, वो खर्च नहीं होगा। फिर जननी एवं शिशु के लिए जो इन्होंने बताया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 100 शैय्या का नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय को भी ठीक करना है। और जैसे पीएमसीएच के बारे में हम लोगों ने कार्य योजना बनाई, उसी तरह से नालंदा मेडिकल कॉलेज, एक बार हम नालंदा मेडिकल कॉलेज किसी वगैरह होता कई साल, हमको तो देख करके लगा ये मकान कब ढह जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हम तभी से कहें कि भाई इसका प्रस्ताव बने, और इतनी बड़ी संख्या में मरीज वहां जाते हैं तो उसके बारे में भी, जैसे पीएमसीएच के बारे में हम लोगों ने तय किया, एनएमसीएच के बारे में, और इसी प्रकार से अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के बारे में भी हम लोगों का ये निर्णय है कि हम उसको बेहतर करेंगे, उसके बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का और बाकी चीजों के लिए भी काम करेंगे। और फिर पटना में तो इन्होंने बताया ही है कि दानापुर के अनुमंडलीय अस्पताल को, फुलवारी शरीफ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 शैय्या में उत्क्रमित करेंगे। दरभंगा में 100 शैय्या वाले जिला अस्पताल की स्थापना होगी। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी को 300 शैय्या का करेंगे। और फिर जो काम करने वाले हमारे कर्मी हैं, चिकित्सा से संबंधित सभी वर्ग, चाहे वो चिकित्सक हों या गैर चिकित्सक, अन्य सेवाओं के लोग हों, सबके नियमावलियों का गठन हो, ताकि रोज रोज एक एक बात के लिए इन लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और अनावश्यक मीडिया के लोगों को भी कवर करना पड़ता है उसको, तो उसकी जरूरत न पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि सबकी नियमावली गठित हो जाए, क्योंकि इलाज तो ऐसी चीज है ना, जैसे ही पता चलेगा कि अब इलाज बंद होगा तो हर आदमी चिंतित होता है। स्वस्थ आदमी को भी लगता है कि अगर हमको हमारी तबीयत में कुछ खराबी आई तो हम दिखाएंगे। तो हेल्थ तो ऐसी चीज है कि स्वाभाविक है, सब लोगों को चिंता होने लगती है। तो नियमावली वगैरह का गठन किया जाएगा और कुछ हम लोगों ने किया भी। फिर उसी तरह से हार्ट के क्षेत्र में, जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया, और सब जिला अस्पतालों में 4 बेड का आईसीयू स्थापित ये करेंगे। और फिर सभी जिला अस्पतालों में नेत्र, चर्म एवं दंत रोग से संबंधित रोगियों की चिकित्सा के लिए बेहतर सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया। फिर उन्होंने बता ही दिया फिजियोथेरेपी के बारे में, और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में और जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉड्यूलर कोटी की स्थापना, कम से कम एक कोटी की स्थापना 6 महीने में कर दी जाएगी। और एक तो हमने जिक्र किया ही सारे मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण, और फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो जाए कि उसमें मेडिकल कॉलेजों की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। एमसीआई से कितनी परेशानी हुई है, अभी IGIMC को अगले साल के माफ करेंगे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS तीसरे साल के लिए, और फिर 2 नए मेडिकल कॉलेज के लिए, पावापुरी और बिटिया के, और मुख्य सचिव के स्तर पर कितने अंडरटेकिंग देने पड़े। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सारे मेडिकल कॉलेजेस ठीक से चलें और उसमें जिन चीजों की जरूरत है, चिकित्सकों की, पैरामेडिक्स की, उपकरणों की और बिल्डिंग की, ये सब सुविधा उपलब्ध, ताकि वो सब 250-200 के सीट वाले, प्रति वर्ष के सीट वाले मेडिकल कॉलेज बन सके। कितने लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। एक तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का आबादी के दृष्टिकोण से देखिए तो 10 करोड़ की आबादी पर गणना थी कि 20 होगा, 50 लाख की आबादी पर 1 होना चाहिए। अब तो हम लगभग 11 करोड़ पर पहुंचे, 22 होना चाहिए। उस अनुपात में मेडिकल कॉलेज है नहीं। एक मेडिकल कॉलेज को खुलवाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। और क्षमा कीजिएगा, नए मेडिकल कॉलेज में आप लोग भी जाना नहीं चाहते, जबकि नए मेडिकल कॉलेजेस का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट आदि के लिए हम लोगों ने इतना उदारता पूर्वक धन का प्रबंध किया है। और नई चीजों को स्थापित करने में जो एक आनंद है जीवन में, अभी बात तो अलग अलग है। अलग बात है कि लोगों को आनंद किस चीज में मिलता है। हमसे कोई कहे
तो मुझको सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होगी कोई नए चीज का निर्माण। लेकिन बहुतों को ऐसा लगता है कि नए चीज के निर्माण के झंझट में क्या पड़े, जीवन मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, जितना समय बचा है उतना सारे सुख सुविधा को प्राप्त करो। लेकिन भाई जाना तो एक दिन है, जाना तो सबको है। याद तो रहेगी कीर्ति, क्या रहेगा, काम जो कीजिएगा वही याद रहेगा। और कोई नई चीज स्टैब्लिश होती है उसको सब लोग सदैव याद करते हैं, कम से कम 50 साल तक लोग याद रखते हैं। हम उसके आगे का गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं हम लोगों के राजनीति में इतना दिन हो गया तो कभी कभी आप इतनी पीढ़ियां बदलने लगती है कि नहीं मालूम हो। लेकिन ऐसी चीजों में खास करके चिकित्सा के क्षेत्र तो लोग बताएंगे कि साहब फला डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इसमें बड़ा मेहनत करके। डॉक्टर की लोकप्रियता आप लोगों का सीधे भगवान के बाद दूसरा स्थान। ये तो सबको मालूम है, ऊपर से पत्ता कट जाएगा तो कोई नहीं बचाएगा, लेकिन यकीन कहाँ होता है ऊपर से पत्ता कटने वाला। लोग सोचते हैं कि साहब डॉक्टर साहब बचा लेंगे अंतिम समय तक, और डॉक्टर साहब बचाते भी। पहले कितना दिन तक लोग जीते थे, आज कितना दिन जी रहे हैं। पहले की तुलना में तो ज्यादा लोग जीने लगे। 70 पहुंचते पहुंचते तो मुश्किल था, लोग मान लेता था कि अब ये चंद दिनों के पके हुए आम है, कब लपक जाएंगे। आजकल तो 80-85 में नहीं लगता, आराम से पार्क में टहलते रहते हैं 80-85 वाले। कमाल तो आप ही लोगों का। ये तो मेडिकल साइंस में जो प्रगति हुई है मैं सदैव और प्रत्येक मीटिंग में करता, ये उसका परिणाम है कि अब इतनी आयु को लोग प्राप्त करने लगे। इसलिए आपका स्थान बहुत ऊपर है और ये सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हो जाए। चारों तरफ ये सुविधाएं आए तो नई चीज को बनाने में तो थोड़ा समय लगता है और कष्ट तो उठाना पड़ता है। किसी का पावापुरी में, किसी का बेतिया में हुआ, आप सब हैं ऊंच वाले लोग, तो कहीं होता है तुरंत आकर के कोई बड़ा क्लोज आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब का ऐसा ऐसा हिसाब है, उनकी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा उनको यही रहने दिए तो अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर ही हैं तो तबीयत खराब रहती है, साथ ले जाके करिए, अब आपसे बढ़िया कौन डॉक्टर। तो ये तरह तरह की बात आती है। तो सिर्फ आपको मीठे शब्दों में इसलिए कहा कि भाई जब नई चीज हम लोग पैसा का इंतजाम कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, उसको मैनेज तो आप लोग करना पड़ेगा। और आप लोगों की कमी संख्या, आज डॉक्टरों की कमी है, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे तो चिकित्सा सेवाओं में सुधार आएगा। हम तय कर लेंगे कितना अस्पताल खोलेंगे, डॉक्टर कहां से लाएंगे? डॉक्टर तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले और मेडिकल कॉलेज में लोग पढ़ाई पूरी करके बाहर निकले और तब वो इलाज कर सकते हैं, इलाज करने के लिए अधिकृत होंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं, इसका हमने यूं ही जिक्र कर दिया है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जो काम करते हैं करते जाइए, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी ध्यान रखिए कि जाने का जरूरत पड़े तो जाइए। अब हमारे यहाँ भी अब इस बार हम लोगों ने जो नियमावली थी उसको स्वीकृत कर लिया, अंगीकार कर लिया। तब जरूरत इस बात की है कि अब लोग आंख का दान दे सकते हैं, तो आई बैंक बने। तो एक आई बैंक की स्थापना की जाएगी और राज्य के एक अस्पताल में आधुनिक किडनी प्रत्यारोपण इकाई की स्थापना की जाएगी। और फिर कैंसर की बीमारी भी है, बहुत फैली। हमारे यहाँ महावीर कैंसर संस्थान है, अन्य जगहों पर भी इलाज हो रहे हैं। तो महावीर कैंसर संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में, उनकी भी हम सहायता करते हैं जो संभव। आगे भी करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कैंसर के मरीज हो तो इसके लिए अब अन्य जगहों पर सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसलिए हमारी कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री गुलाम नबी आजाद जी से भी बातचीत हुई है, तो वो एग्री किए हैं और भागलपुर में और दरभंगा में टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना, टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। और पटना में IGI में एक स्टेट कैंसर सेंटर और इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग मिलेगा, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके हम लोगों ने बातचीत की है। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं उनके साथ बातचीत हुई है
और एक बात चल रही है टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कि उनके साथ एक अनुबंध करके हम इसे एक उच्च कोटि के कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करें। तो एक स्टेट लेवल का तो इस्टेब्लिश किया ही जाएगा, लेकिन उसके अलावे भी आगे बढ़ करके हम लोग करेंगे ताकि कैंसर के इलाज के लिए बहुत लोगों को बाहर न जाना। तो इस तरह से चाहे कैंसर का इलाज हो, चाहे किडनी का मामला हो या हार्ट का हो, इन सभी चीजों में और बाकी अन्य बीमारियों में, और सबसे बड़ी चीज है समय पर जानना कि उनको क्या बीमारी है। तो इसके लिए इस बात की आवश्यकता थी कि अब मरीज सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आने लगे। अब गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा होनी चाहिए और काफी नए स्पेशलिटीज के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए ताकि कम से कम मरीजों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, एम्स में, हम एमपी होने के नाते दिल्ली में रहे तो हम लोगों का एक काम था, स्थायी काम था, वो एम्स में मरीजों का इलाज कराना। और जब इलाज करा ले तो रेलवे का रिजर्वेशन उनका करा दीजिए ताकि वो घर जा सके। ये दो काम बिहार के एमपी का परमानेंट, ये काम हम काफी वर्ष तक करते रहे। और जब कभी भी किसी मरीज को देखने एम्स में जाते थे तो कितने लोग मिल जाते थे पहचानने वाले। गए एक मरीज को देखने के लिए, तब तक कम से कम 4-5 को तो जरूर और देखना पड़ता था। वो जरा इनको भी देख लीजिए, जरा इनको भी देख लीजिए ताकि कुछ मदद कर दीजिए, डॉक्टर से बात कर दीजिए। तो ये लगता था कि हमारे यहाँ बीमारियों का इलाज क्यों नहीं संभव। तब मुझे खुशी है, बाहर इलाज के लिए जाने वालों की संख्या घटी है, लेकिन अब उतनी नहीं घटी। हम तो चाहते हैं तो खास सक्षम लोग हों वो इलाज कराने के लिए तो बेस्ट सेंटर पर जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अधिकांश लोगों को इलाज की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाए अपने राज्य में, यही मकसद है जो सेकेंड जनरेशन स्वास्थ्य सेवाओं में रिफॉर्म है। और इसके बारे में अभी से लेकर अगले 6 महीने में जो लागू किए जाएंगे उसकी जानकारी दी गई है। और फिर हर चीज को मॉनिटर करना, इसलिए आपको प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने बताया ये बात शुरू से हो रही, ये लागू नहीं हुआ, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन का ही हिस्सा है रिफॉर्म। और उसमें था कि भाई जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं उनके बारे में एक डेटा बैंक होना चाहिए कि जा रहे हैं, क्या बीमारी है, क्या इलाज हो रहा है। और फिर से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी सहूलियत होगी कि भाई यहाँ कौन सी दवा की खपत होती है। अब एक बार हमारी आदत है अपनी यात्राओं में जाते हैं, तो एक बार हम बेगूसराय जिले में गए तो वहाँ पर डॉक्टर लोगों के साथ बैठे कि और बताइए, मरीजों को कोई शिकायत थी नहीं। तो डॉक्टर साहब लोगों से पूछा, कहा कि आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए। तो उन लोगों ने अपनी बातें बताई, उसमें एक बात उद्धृत करने लायक है जिसका हमने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं और कफ सिरप मांगते हैं, और जब हम लोग कहेंगे कि आपको कफ सिरप की जरूरत नहीं है तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर ठीक है, ऐसा शिकायत करेंगे अपनी नौकरी से। और कफ सिरप का थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है। अब उस चक्कर में लाइन लगा करके कफ सिरप, तो वहीं से हमने कहा कि भाई डॉक्टर लोग कफ सिरप लिखना बंद करो, इसका कोई दूसरा उपाय निकालिए, क्या जरूरत है कफ सिरप देने। तो कभी कभी बिला जरूरत बहुत सारी दवाओं की खपत होती है। तो अगर इस तरह से सारी व्यवस्था कंप्यूटराइज हो जाए तो एक एनालिसिस करने के लिए सहूलियत होगी कि भाई किसी इलाके में कौन सी दवा ज्यादा चल रही है, या कि उस दवा चल रही है तो क्या कारण। अगर कोई विशेष पहल करनी हो तो समय के पहले वहां के लिए विशेष पहल की जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो डेटा है उसको कैप्चर करना चाहिए और उसको सामने रखना चाहिए, उस पर विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए किस इलाके में कौन सी बीमारी का जोर ज्यादा है। और अंततोगत्वा हम सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सिर्फ जो मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करके वो काम पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आवश्यकता है कि हम समझें कि किस इलाके में क्या डेफिशिएंसी है
वहां के लिए और क्या कार्यक्रम करें ताकि लोग बीमार न पड़े या उनको अस्पताल जाना न पड़े। तो इस सब तरह की सहूलियत होगी और जितना भी है औषधि का वितरण, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब को कंप्यूटरीकृत करते हुए इसका अनुश्रवण किया जाएगा। तो एक तो जो काम हो रहा है उस पर नजर रखी रहेगी और दूसरी बात है कि उस डेटा का एनालिसिस करके हम कई प्रकार के नतीजे निकाल सकें और महत्वतः स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार लाने में सहायक है। तो आज मुझे खुशी है कि अब कई प्रकार के काम किए जाएंगे, इससे बेहतरी आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके ऊपर जो दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है, उस दायित्व को आप निभा रहे हैं और बेहतरीन ढंग से आप उस दायित्व को निभा सके, इसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे। जितना भी संभव होता है उतना हम लोग चिकित्सकों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो आज इतना ही करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और प्रधान सचिव और अन्य सभी अधिकारियों को जो इस पूरे कार्य योजना को बनाने में लगे रहे, उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।